नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है सास के बाल पकड़कर जैसे ही घसीटते हुए बहू ने जब सास को किचन से बाहर धक्का मारा कि तभी गिरती हुई सास को किसी ने संभाल लिया। और जब बहू ने उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह तो उसके आखिर कौन था वह इंसान जिसने उस बुजुर्ग महिला को गिरने से बचाया। आइए जानते हैं आज की कहानी में। 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला चोरी छिपे किचन में दाखिल हुई और वहां कुछ ढूंढने लगी। किचन में जहां खाने पीने की चीजें रखी थीं, उस बूढ़ी महिला ने अपने खाने के लिए वहां कुछ ढूंढा और देखा कि एक कटोरी में हलवा भरा हुआ रखा है। और वह औरत भूख से इतनी तड़प रही थी कि उसने बिना कुछ ध्यान दिए वह हलवा उठाया और खाना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग महिला जल्दी जल्दी से हलवा खा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी समय से भूखी है। उसने कुछ नहीं खाया कि तभी एक 25 से 30 वर्षीय महिला अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ आई। जैसे ही उसने उस बुजुर्ग महिला को हलवा खाते देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई और उस बुजुर्ग महिला पर चिल्लाती हुई बोली, ए बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी के बिना मेरी किचन में पांव रखने की। अपनी बहू को देखकर वह बूढ़ी औरत बहुत बुरी तरह घबरा गई। दरअसल उस बुजुर्ग औरत का नाम कजरी देवी था और अभी जो 25 से 30 वर्षीय महिला कमरे में से निकली थी वह उनकी बहू थी, जिसका नाम दामिनी था। अपनी सास कजरी को हलवा खाता हुआ देखकर दामिनी अपने आप को संभाल नहीं पाई और गुस्से में दमदमाती हुई किचन में पहुंची। और किचन में जाकर उसने सबसे पहले अपनी सास के हाथ से हलवे का वह कटोरा छीना और गुस्से में फेंक कर मारा। बाहर बरामदे में सब जगह हलवा फैल गया और कजरी जी एक नज़र कभी हलवे की ओर, एक नज़र अपनी बहू की ओर देख रही थीं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी। गुस्से में दमदमाती हुई दामिनी ने अपनी सास को जोरदार थप्पड़ मारा और उनके बाल पकड़कर किचन से बाहर धक्का दिया और कजरी देवी बाहर बरामदे में जा गिरी। लेकिन वह जैसे ही बरामदे में बाहर गिरने वाली थीं कि अचानक उन्हें किसी ने संभाल लिया। और जब कजरी देवी जी की बहू ने किचन से बाहर निकलकर उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा देखा तो कुछ पल के लिए तो जैसे दामिनी को सांप सूंघ गया और वह आंख फाड़कर देखती की देखती रह गई। आखिर कौन था वह आदमी जिसे देखकर दामिनी के पैरों तले जमीन निकल गई? कौन था वह फरिश्ता जो कजरी जी को उनकी इस नरक भरी जिंदगी से बाहर निकालने आया था? दरअसल कुछ वर्ष पहले कजरी देवी जी ने अपने बेटे की शादी की थी। कजरी जी के परिवार में कुल मिलाकर 5 सदस्य हो गए थे। बेटी की शादी तो उन्होंने बेटे से भी पहले कर दी थी और अब बहू भी इस परिवार का हिस्सा थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि कजरी जी की बहू दामिनी धीरे धीरे काम से बचने लगी। कजरी जी ने काम के लिए उसे कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि वह खुद अच्छे से जानती थी कि शादी के बाद 1-2 साल तक बहू आराम कर लेगी तो कर लेगी। उसके बाद जब घर गृहस्थी में पड़ जाएगी तब इसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि वह खुद भी एक गृहिणी थी। तो एक गृहिणी का जीवन कैसे अपने बच्चों के प्रति समर्पित होता है वह बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए शुरू शुरू में 1-2 साल तक तो वह खुद ही घर के काम करती रहीं, लेकिन वह जिन जिम्मेदारियों को समझते हुए अपनी बहू को आज़ादी दे रही थीं
उनकी बहू हर एक जिम्मेदारी से उतना ही बचते जा रही थी। जब कजरी जी को इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने अपनी बहू को कहा कि वह थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया करे, क्योंकि उनकी बढ़ती उम्र के अनुसार घर के काम बहुत हो जाते हैं और वह सारे काम नहीं संभाल सकती। लेकिन उनकी बहू एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। उसे तो बस अपने मन का करना था। धीरे धीरे समय बीता और कजरी जी की बहू दामिनी 2 बच्चों की माँ भी बन गई। अब तो वह हर समय बस अपने बच्चों में ही लगी रहती। दामिनी बैठी रहती और कजरी जी घर का सारा काम संभाल लिया करती थी। लेकिन वह बच्चों को भी नहीं संभाल पाती थी, इसलिए अपने बच्चों को भी अपनी सास के ऊपर ही छोड़ दिया करती। अब दामिनी का बड़ा बेटा 4 साल का हो गया था और उसका एडमिशन अब स्कूल में करवा दिया था, इसलिए उसे तैयार करने के लिए भी यह काम भी कजरी जी का ही था। दामिनी तो अपने बच्चों का काम भी नहीं संभाल पाती थी और उनके बहाने से घर के भी किसी भी काम में हाथ न लगाती। धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ शरीर की सहन शक्ति और काम करने की क्षमता भी कम ही हो रही थी, इसलिए कजरी जी अब ज्यादा थकी थकी सी रहने लगी। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वह दामिनी को समझाए कि वह घर के काम में अपनी माँ की थोड़ी मदद कर दिया करे। बेटे ने भी एक बार अपनी पत्नी से कहा, लेकिन उसने उल्टा उसे ही सुना दिया। वह बोली, सुनो करण, अगर तुम्हें अपनी माँ की इतनी ही चिंता है तो एक काम करो, मुझे मेरे मायके छोड़ आओ, क्योंकि मैं इतना काम नहीं संभाल सकती। मैं अपने मायके में भी कभी इतना काम नहीं किया मैंने, और फिर तुम्हारी माँ इतने सालों से तो यह सब संभाल ही रही है ना। फिर अचानक क्या हो गया जो उनसे कोई काम नहीं किया जा रहा है। पत्नी को मायके छोड़कर आने की बात पर वह भी चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। उल्टा अपनी माँ को ही जाकर समझाने लगा कि माँ 2 बच्चों का काम संभालती है, उसके बाद भी तुम चाहती हो कि वह घर का काम करे, ऐसा कैसे संभव है। तो कजरी जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तेरे दोनों बच्चों को नहलाकर मालिश करने से लेकर उन्हें ऊपर का जो भी खाना खिलाना होता है, वह सब काम तो मैं ही करती हूँ। घर का खाना बनाना हो या बच्चों को खिलाना हो, हमेशा ही हर चीज मेरे ऊपर छोड़ देती है। तब उनका बेटा बोला, अरे माँ, फालतू की बात मत किया करो, पोते पोती हैं तुम्हारे, तुम इनका काम कर लोगी तो आफत नहीं आ जाएगी, बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा ही करेंगे। कजरी जी ने धीमी सी आवाज में कहा, जब बेटे बहू से ही सेवा नहीं की जा रही तो पोते पोतियों से भला क्या उम्मीद। इस पर बेटा झिझलाता हुआ बोला, क्या सेवा नहीं की जा रही तुम्हारी? अरे, घर में जो भी बनता है सब खाती ही हो ना। तुम्हारे पहनने ओढ़ने की हर चीज का तो ध्यान रखता हूँ, उसमें भी ऐसे ताने दे रही हो जैसे किसी और के आगे हाथ फैलाती हो। आज ना चाहते हुए भी कजरी जी बोल ही पड़ी, बेटा, जहां तक बात रही खर्चा चलाने की, तो मैं तेरा खर्चा केवल इतना ही कराती हूँ कि इस घर में 2 वक्त का खाना खाती हूँ, जिसके बदले सुबह से शाम तक नौकरों की तरह लगी रहती हूँ। इसके अलावा मैं तेरा कोई और खर्चा नहीं करवाती, क्योंकि जहां तक बात रही पहनने ओढ़ने की, तो यह बात बता, तू कह ही मत, क्योंकि यह जो 2 साड़ियां मेरे पास है ना, जिन्हें मैं रोज धोती और पहनती हूँ, यह भी तेरे पिता ने अपने मरने से पहले मुझे दिलाई थी और अभी तक वहीं चल रही हैं। इसके अलावा और क्या खर्चा कराती हूँ मैं तेरा। बेटे से सच्चाई सहन नहीं हुई और गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला,
अरे तुम क्या चाहती हो? सारे पैसे तुम्हारे ऊपर ही उड़ा दूं? मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मेरा अपना भी परिवार है। मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा क्या? मेरे अपने भी बहुत खर्चे हैं। तुम्हारे लिए नई नई चीजें लाता रहूं, तुम्हारे ही शौक पूरे कराता रहूं। अरे बुढ़ापे में इंसान को दो रोटी ही चाहिए, और क्या चाहिए होता है। और हाँ, मुझसे इतना लड़ने की जरूरत नहीं है। चुपचाप जो दो रोटी मिल रही हैं उन्हें खाती रहो, वरना पता चले कि इन दो रोटियों के लिए भी लोगों के आगे हाथ फैलाती नजर आओ। बेटे ने अपनी माँ को इतनी सारी बातें सुना दी, और यह सब बातें दामिनी ने दरवाजे के साइड में खड़े होकर सुन ली थीं। अब तो दामिनी और भी निश्चिंत हो गई थी। वह अपनी सास को जो चाहे वह सुनाती और नौकर की तरह काम करवाती रहती, क्योंकि अब वह अपने पति की तरफ से निश्चिंत थी। उसे पता था कि उसका पति भी उसकी ही तरफदारी करेगा, इसलिए वह चुपचाप हर वक्त अपनी सास के पीछे ही पड़ी रहती और उसे रोज बातें सुनाती रहती। बेचारी कजरी जी वक्त की ऐसी मारी हुई थी कि अपने बेटे और बहू से क्या ही कहती। जब उनका साथ देने वाला उनका जीवन साथी नहीं रहा, तो अब वह किसके भरोसे अपने बहू और बेटे से झगड़ा मोल लेती। चुपचाप बेचारी काम में लगी रहती थीं। एक दिन दामिनी का बेटा वहीं खेल रहा था और उसने तेल फैला दिया। वहां पड़े हुए तेल पर कजरी जी का पैर पड़ा, जिससे वह चौक में जाकर फिसलकर गिर पड़ी। उनके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगी, पर उनकी बहू ने उनकी एक न सुनी। उल्टा उन पर चिल्लाती हुई बोली, जरा सा फिसल कर गिर क्या गई है? इतना ड्रामा कर रही है जैसे इसके हाथ पैर टूट गए हों। अरे तेल पर फिसल कर ही गिरी है ना, कोई छत से नहीं गिरी जो इतना चीख रही है, इतना चिल्ला रही है। चुपचाप उठो और जाकर किचन का काम संभाल लो। स्कूल से बच्चे आते ही होंगे और आते ही वह खाने को मांगेंगे। जा जाकर खाना बना ले। कजरी जी ने बहुत हिम्मत की और वह उठी, लेकिन शायद उनके हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। कुछ ही देर में उनका हाथ सूज गया और वह अपने उस हाथ से कुछ भी काम नहीं कर पा रही थीं। शाम को बेटे के आने पर उन्होंने उससे कहा कि बेटा, मुझे डॉक्टर के पास दिखा ला। आज मैं फिसलकर गिर पड़ी थी, जिससे मेरे हाथ में चोट लगी है और बहुत दर्द भी हो रहा है। मुझे लगता है शायद हड्डी में ज्यादा चोट लग गई है। एक बार डॉक्टर एक्सरा करा देगा तो पता चल जाएगा कि क्या परेशानी है, वरना खामखा ही परेशानी बढ़ जाएगी। इस पर उनका बेटा झुंझलाता हुआ बोला, क्यों? तुम तो मुझसे कह रही थी कि खाने के अलावा कोई खर्चा नहीं करवाती। अब तुम्हारी दवाइयों का खर्चा क्या कोई और उठाएगा? डॉक्टर के पास बातों से नहीं जाया जाता। और फिर ऐसे कह रही हो एक्सरा करवाने का, तो जैसे वह हमारा रिश्तेदार है और हमारे लिए तैयार बैठा होगा कि हम जाएंगे और तुम्हारा इलाज शुरू कर देगा और हमसे पैसे भी नहीं मांगेगा। इतनी भी चोट नहीं लगी है जितना तुम ड्रामा कर रही हो। चुपचाप जाकर गरम पट्टी बांधकर सो जाना, सुबह तक ठीक हो ही जाएगा। कजरी जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं सुबह से इस पर कई बार मूव लगा चुकी, लेकिन सूजन कम नहीं हो रही है। बेटे ने बात को फिर भी अनसुना करते हुए वहां से अपने कमरे में चला गया। कजरी जी क्या ही करती। उन्होंने फिर से अपने हाथ पैर में मूव लगाई और गन पट्टी बांधकर सो गईं। अगली सुबह जब तक बहू बेटे की आंख खुली, तो उठते ही बहू चिल्लाने लगी, क्योंकि अभी तक घर का कोई काम नहीं हुआ था। बहू तो उठते ही
अपनी सास के कमरे में जा धमकी और बोली, तुझे टाइम नहीं दिखता कि कितना टाइम हो रहा है? महारानी आराम से सो रही है, जैसे घर का तो काम कोई और करेगा, घर का काम नहीं करना। दामिनी की आवाज सुनकर कजरी जी उठ गईं और बोली, बेटा, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द था और मैं पूरी रात सो नहीं पाई। अभी आंख लगी ही थी कि तुम आ गईं। तब उनकी बहू बोली, तो यह कोई सोने का समय है? नहीं सो पाई तो इसमें मैं क्या करूं? सोई तू नहीं और भूखे मेरे बच्चे मरें। उठ और उठकर जाकर खाना बना दे। तेरा बेटा भी ऑफिस जाने के लिए इंतजार कर रहा है। जाकर लंच बना दे। कजरी जी अपना हाथ अपनी बहू को दिखाती हुई बोली, बहू, देख तो सही मेरा हाथ कितना सूज रहा है। मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा। इस पर बहू को बहुत तेज गुस्सा आया और गुस्से में उनका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। दर्द के मारे कजरी जी चिल्ला उठी। उनकी चीख सुनकर जैसे ही उनका बेटा उनके कमरे में आया तो बोला, क्या हुआ माँ? कैसे पूरा घर सर पर उठा लिया? तभी उसकी पत्नी बोली, कुछ नहीं, तुम्हारी माँ की हड्डी मुड़ गई होगी शायद। बस यही सोचकर मैं तो इनका हाथ सीधा कर रही थी। पर यह देखो तो सही, जरा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती? तुम अपनी माँ को लेकर आज दिखा आना, वरना यह बुढ़िया तो इतनी कामचोर है कि काम से बचने का इसे अच्छा बहाना मिल रहा है। बेटा कजरी जी को डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला कि उनके हाथ में फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने उनके हाथ पर प्लास्टर कर दिया। हाथ में प्लास्टर होने की वजह से कजरी जी घर का कोई काम नहीं कर पा रही थीं, जिसकी वजह से दामिनी हर वक्त उनसे चिड़ी चिड़ी सी रहती थी और हमेशा ही उनसे गुस्से में बात किया करती थी। डॉक्टर ने कम से कम 7 दिन प्लास्टर हाथ पर रखने को कहा था, इसलिए कजरी जी घर के काम तो नहीं कर पा रही थी, पर अपने पोते पोतियों को संभालने का काम तो वह कर ही लेती थीं, ताकि दामिनी की थोड़ी मदद हो जाए। लेकिन दामिनी को यह दिखाई नहीं देता। हमेशा ही अपनी सास को इस बात का ताना देती कि उसकी वजह से दामिनी को कितना काम करना पड़ रहा है। एक दिन दामिनी जब काम करते करते अपनी सास को ताने सुना रही थी कि उनकी वजह से ही उसे यह सब झेलना पड़ रहा है, तब कजरी जी ने धीमी सी आवाज में इतना कह दिया कि बहू, एक बात बता, अगर तू काम कर भी रही है तो किसी पर एहसान तो नहीं कर रही। यह तेरा अपना घर है और अपने घर में सब लोग काम करते ही हैं। मेरी पूरी जिंदगी निकल गई काम करते करते और पिछले 4-5 साल से मैं तेरे लिए भी सब कर ही रही हूँ और तू है कि 5 दिन में ही ऊब गई। कजरी जी के उतना बोलते ही उनकी बहू बोली, हाँ, मुंह में जबान तो बहुत लंबी है तेरे, बोलने के लिए कह दो तो जरा चुप नहीं हो सकती? जरा 2 बातें कह दो तो सुन थोड़ी सकती है महारानी। महारानी है, किसी की बातें क्यों सुनेगी? बहुत सुनाने का शौक चढ़ा है, बहुत ज्यादा बोलने लगी है। अब देख तू, मैं आज क्या करती हूँ, आज तुझे खाना ही नहीं दूंगी। यह कहकर दामिनी किचन में काम करने लगी और सच में जैसा उसने कहा था, उसने अपनी सास को दोपहर में खाना नहीं दिया। कजरी जी भूखी थीं और बार बार दामिनी से खाना मांग रही थीं, लेकिन दामिनी ने सुनकर भी अनसुना कर दिया और रसोई का ताला लगाकर कमरे में जाकर सो गई। अब तो दामिनी ने रोज का यही नाटक बना लिया था, कभी अपनी सास को खाने को देती तो कभी नहीं, ऊपर से रसोई का ताला लगाकर रखती, जिससे कि
बेचारी कजरी जी कुछ चाहकर भी खा नहीं पाती थीं और अपने बच्चों को कजरी जी के पास छोड़कर खुद मजे से सो जाती थी। कजरी जी दिन में बच्चों को संभालती रहती तो उन्हें भूख का एहसास भी नहीं होता था, लेकिन जब बच्चे सो जाते और वह अकेली रह जाती तो अकेली रह रहकर उनका ध्यान उनकी भूख की तरफ ही जाता और वह भूख से व्याकुल हो जाती। जिस समय पर कजरी जी को खाने पीने का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था, उस समय पर उन्हें मिलने वाली रोटी सब्जी भी उनके मुंह से छीन ली गई थी। कजरी जी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थीं और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कजरी जी बहुत भूखी थीं। बस आज उनकी बहू दामिनी रसोई में ताला लगाना शायद भूल गई थी और इसीलिए कजरी जी भूख से व्याकुल होकर किचन में चली गईं। उन्हें लगा कि उनकी बहू सो रही है, इतने ही वह कुछ खा लेंगी, लेकिन अभी शायद वह जाग रही थी और किचन में हुई इस आवाज को सुनकर वह आ गई। जब उसने अपनी सास को खाना खाते देखा तो उसने गुस्से में जाकर उनके हाथ से वह कटोरा छीनकर खाना बाहर फेंक दिया और उनके बाल पकड़कर उन्हें धक्का दिया, जिससे कजरी जी बरामदे में गिरने ही वाली थीं कि तभी किसी ने आकर उन्हें संभाल लिया। जब दामिनी ने देखा तो वह चौंक गई, क्योंकि यह कोई और नहीं दामिनी के पिता थे। दामिनी के पिता ने अपनी बेटी को इतना बुरा बर्ताव करते हुए देखा तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि उनकी बेटी अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करती है, जो बेटी अपने मायके में जाकर अपनी भाभी को सीख देती है कि भाभी, माँ पापा का ध्यान रखा करो, बढ़ती उम्र में बुजुर्गों से कहाँ काम होता है। वह बेटी ससुराल में अपनी सास पर ऐसा अत्याचार कर रही थी। यह सब देखकर दामिनी के पिता महेश लाल जी भी बहुत परेशान थे। उन्हें देखते ही दामिनी बोली, पापा, आप अचानक यहाँ कैसे? तब गुस्से में महेश लाल जी बोले, अच्छा हुआ कि अचानक आ गया, अगर तुझे बताकर आता तो तेरा यह रूप मैं देख नहीं पाता कि तू जो घर पर आकर इतनी ज्ञानी बनती है, अपनी सास के साथ असलियत में तू ऐसा बर्ताव करती है जैसा कोई जानवरों के साथ भी ना करे। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तू मेरी ही बेटी है। इतनी संस्कारहीन और इतनी बदतमीज, शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। ऐसी नालायक औलाद का पिता कहलाने से तो किसी को भी शर्म आएगी। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सास के साथ इतनी बदतमीजी करते हुए? जो ज्ञान तू घर आकर अपनी भाभी को बोलती है, अब वह समझदारी कहाँ चली गई? अब तुझे अपनी सास की उम्र दिखाई नहीं दे रही? यह कि उनके हाथ में चोट लगी हुई है और बीमार आदमी के साथ भी तू ऐसा बर्ताव कर रही है। तब अपनी सफाई देती हुई दामिनी बोली, नहीं पापा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वह तो माँ जी का पैर फिसल गया था और वह गिरने वाली थी, है ना माँ जी? अपनी सास की तरफ घूमती हुई बोली। तब दामिनी के पिता महेश लाल जी बोले, बस कर दामिनी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, एक तो अपनी सास के साथ बदतमीजी कर रही है, ऊपर से मेरे सामने अच्छा बनने के लिए झूठ बोल रही है। मैंने अपनी आंखों से तुझे देखा कि तू अपनी सास के साथ कैसा बर्ताव कर रही थी। तुझे शर्म नहीं आती इतनी बुजुर्ग अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? जिस घर में तू महारानी बनकर पैर पसारे पड़ी है ना, यह घर भी तुझसे पहले इनका है। यह तो इनकी शराफत है कि यह तुझे कुछ नहीं कहती, वरना आजकल की बहुएं जैसा बर्ताव करती हैं ना, उनके साथ सास उन्हें घर में रहने दे, वही बड़ी बात है। तुझे देखकर तो मैं यही कहूँगा
कि मेरी बहू तो लाख गुना अच्छी है, कम से कम तेरी तरह बदतमीज तो नहीं है। मेरी और मेरी पत्नी की बहुत अच्छी सेवा करती है, कम से कम तेरी तरह नहीं करती। जैसे तू अपनी सास को पीट रही है ना, आज तक उसने कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं की। उसके सामने तो तू कुछ नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी औलाद इतनी घटिया भी हो सकती है। अपने पिता के मुंह से अपने लिए इतनी बुरी बातें सुनकर दामिनी को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन दामिनी और गुस्से में आकर जैसे ही दामिनी ने अपनी सास पर हाथ उठाना चाहा, यह कहते हुए कि आज तेरी वजह से मेरे पापा ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं बुढ़िया। यह कहते हुए वह अपनी सास को थप्पड़ मारने लगी कि तभी दामिनी के पिता ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोरदार तमाचा लगाया और दामिनी से बोले कि आज के बाद मेरा तुझसे कोई मतलब नहीं है। तेरे जैसी स्वार्थी और मतलबी लड़की से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, जिसे बड़े छोटे का लिहाज नहीं, जिसे बड़ों का सम्मान करना नहीं आता। ऐसी लड़की से भला मैं क्या ही रिश्ता रखूं। आज तो जो तू अपनी सास के साथ कर रही है, कल को क्या भरोसा कि तू हमारे साथ भी ऐसा बर्ताव करे। इसीलिए आज के बाद तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। और आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर कजरी जी का बेटा घर आया था, क्योंकि उसके ससुर यानी महेश लाल जी ने फोन पर उसे बता दिया था कि वह घर आ रहे हैं, इसलिए वह घर आ गया था। जब उसने महेश लाल जी को दामिनी को थप्पड़ मारते हुए देखा तो वह बोला, पापा यह आप क्या कर रहे हैं और आप दामिनी को क्यों मार रहे हैं। इस पर गुस्से में चिल्लाते हुए महेश लाल जी बोले, दामिनी को क्यों मार रहा हूं। तुझे दामिनी दिखाई दे रही है, लेकिन अपनी माँ दिखाई नहीं दे रही। अरे कैसे बेटे हो तुम, पत्नी के पीछे इतने पागल हो गए हो कि बूढ़ी माँ दिखाई नहीं देती, बूढ़ी माँ का दर्द दिखाई नहीं देता। इस पर करण की बोलती बंद हो गई और उसके मुंह से एक शब्द ना निकला। अब करण बिल्कुल चुपचाप खड़ा खड़ा सुनता रहा। उसके ससुर ने उसे हजारों बातें सुनाई और कहा कि तुम जैसा नालायक बेटा होने से तो अच्छा है कि इंसान बिन औलाद ही रहे। अरे यह तो फिर भी मेरी बेटी है, तुम्हारी माँ, वह तो तुम्हारी सगी माँ है ना। उन्होंने तो तुम्हें जन्म दिया है और उनकी इतनी दयनीय स्थिति देखकर भी तुम्हें शर्म नहीं आती। ऐसे में भी अपनी पत्नी की तरफदारी करते फिरते हो। अरे कैसे इंसान हो तुम। मुझे तो आज शर्म आ रही है अपनी परवरिश पर कि मेरी औलाद इतनी घटिया भी हो सकती है। अब तो दामिनी नीचे मुंह करके अपने पिता की बातें सुनती रही। तब दामिनी के पिता ने कहा, और समधन जी, या यह कहूँ बहन जी, आप एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी होकर घर की सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं आप, फिर भी आप इन लोगों की बातें सुनती हैं और इनके अत्याचार झेल रही हैं। तब कजरी जी बेचारी रोती हुई बोली, भाई साहब, इनके अलावा मेरा है ही कौन जिसके लिए मैं इनसे लड़ूं झगड़ूं। अब तो जैसे भी हो, बस जीवन इन्हीं के साथ गुजारना है। बस अपना समय काट रही हूँ और इंतजार कर रही हूँ कि कब ईश्वर के घर से बुलावा आए और कब मैं इस नरक भरी जिंदगी से आजाद हो पाऊं। तब महेश लाल जी ने कहा, बहन जी, आपने यह नरक भरी जिंदगी अपने लिए खुद चुन रखी है, और वैसे भी जब तक इंसान खुद कुछ ना करना चाहे, तब तक ईश्वर भी उसे किसी परेशानी से मुक्त नहीं कर सकता। आपने अपनी इस नालायक औलाद को इतना सर पर चढ़ा लिया कि उनकी हर बात मानती रहीं। जब इन्होंने आपसे पहली बार बदतमीजी से बात की, तभी आपने इन्हें कड़ा जवाब क्यों नहीं दिया, और आप
क्या सोचकर बस समय काट रही हैं? आज जो स्थिति इन लोगों ने आपकी कर दी है, उससे तो आप कुछ साल नहीं, केवल कुछ दिनों की ही मेहमान रह जाएंगी। शायद आप नहीं जानती कि यह सब कुछ भाई साहब ने अपनी कड़ी मेहनत से कमाया था। किसी की पुश्तैनी जमीन नहीं है यह। और फिर उन्होंने यह सब कुछ आप ही के लिए तो छोड़ा है। उन्होंने कहा भी था कि उनकी मौत के बाद सारी जमीन जायदाद सब कुछ आपका ही है। दरअसल महेश लाल जी और कजरी जी के पति आपस में अच्छे मित्र थे, जिन्होंने अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दिया था। जब दामिनी के पिता शहर में ही थे, उस वक्त करण के पिता गांव से शहर आए थे और आकर उन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत के दम पर किया और अपना घर बनाया। और इसीलिए मोहनलाल जी अपनी बेटी से कजरी जी का हालचाल पूछते रहते थे, क्योंकि कजरी जी मोहनलाल जी को मुंह बोला भाई मानती थीं। लेकिन दामिनी के पिता जब भी उससे कुछ पूछते तो दामिनी कह दिया करती थी कि उसके सास बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि दामिनी के पिता इस शहर में नहीं थे, वह शहर से बाहर रहते थे, इसलिए जब भी अपने घर आते तो रात को आते और सुबह अपने काम पर वापस चले जाते। लेकिन आज वह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आए थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जाकर दामिनी के ससुराल में कजरी जी से मिल लिया जाए। बहुत दिन हो गए कजरी बहन से मिलना भी नहीं हुआ। इसीलिए वह बिन बताए दामिनी के ससुराल में आ गए और आए तो उन्होंने यह सब देखा। जब मोहनलाल जी ने कजरी जी को उनके पति के कहे शब्दों के बारे में बताया, तब दामिनी और उसका पति करण दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। मोहनलाल जी ने करण और दामिनी के सामने कहा कि यह सब कुछ आपका ही है कजरी बहन। अगर आपकी औलाद आपको सही से नहीं रखती तो आप इन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दीजिए। यह सब सुनकर दामिनी और करण तुरंत अपनी माँ के पैरों में गिड़गिड़ाने लगे और उनसे अपने किए की माफी मांगने लगे। कजरी जी एक पल में अपने उन दुखों को नहीं भूल सकती थीं जो उनके बेटे और बहू ने उन्हें दिए थे। वे मोहनलाल जी की तरफ देखने लगीं तो मोहनलाल जी ने कहा, बहन, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वही होगा। अगर तुम इन्हें माफ नहीं करना चाहती तो ना सही, और यदि तुम चाहो तो इन्हें एक और मौका दे सकती हो। तब कजरी जी ने अपने बेटे और बहू से कहा कि वे दोनों को माफ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, वे उन दोनों को एक मौका देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि उनके बेटा और बहू मृत्यु के अंत समय तक उनकी सेवा करते रहें। दोस्तों, आज के समय में यदि आप चाहते हैं कि औलाद बुढ़ापे में आपको आंखें न दिखाए या फिर आपको बेसहारा ना छोड़ दे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि समय रहते आप अपने बारे में सोचें और सही फैसला करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो में।